देश भर में राजनीति कई सारे करवट ले रही है और गठबंधनों का दौर एक तरीके से लगता है फिर से शुरू हो गया है। लेकिन गठबंधन में कई सारे अंतर्द्वंद भी हैं, कई सारी आपस में मुश्किलात भी हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, एक बात कल आपने एक ट्वीट किया और उसमें कहा अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो भूल जाते हैं आजकल बयानों को दे करके। क्यों आपको लगा, क्योंकि कल ही गठबंधन की बैठक, विरोधी गठबंधन की बैठक शुरू हुई और आपने इस तरीके का ट्वीट किया, इसका कोई कंटेक्स्ट है, कोई परिप्रेक्ष्य है? हाँ, देखिए, मैंने एक शब्द प्रयोग किया, दिल्ली के गजनी, एक कैरेक्टर था सिनेमा में, भूल जाता है। तो अब इस समय तो बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है, और खास तौर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। लेकिन वो शायद भूल गए कि दिल्ली में बाढ़ है और वो बेंगलुरु चले गए। और ये भी दूसरा एक उनका एक बयान हमने सुना, कहीं भाषण दे रहे हैं, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंटरोगेशन करो, तब ईडी सीबीआई का मतलब समझ में आएगा। तो मैं बोला कि भाई ये अच्छा समय है, इसको सुनाना चाहिए अगर उनको भूल गए हो तो। ऐसे में मेरा मानना है कि हर जिम्मेदार व्यक्ति का एक अपना उसूल होता है, और उसको अगर याद नहीं है तो हम याद दिलाएंगे। मुझे कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने फोन किया, तो जो अंदर हमको पता चलता है ऐसी बातें याद दिलाने के बाद कि इन लोगों को यू टर्न की, और हमारे एक भोजपुरी में कहावत होती है, छोड़ दीजिए मैं उसको नहीं बोलूंगा, कि आप कुछ भी कहते हैं, कोई भी गाली दे सकते हैं, किसी भी नीचे तक गिर सकते हैं, और फिर अगर मौका आए तो आप किसी तरह जाके पैर छान सकते हैं, गले लग सकते हैं। गले लगना तो खैर फिर भी अच्छी बात होती है, पैरों में गिर सकते हैं। अब जिस प्रकार से पटना में अभी अरविंद केजरीवाल जी बेइज्जत होके गए थे, मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी जो अपने उसूलों पे खड़ा होने वाला होता वो वापस फिर से जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इन लोगों को ये लग गया है कि भाई अब हम अकेले नरेंद्र मोदी जी से नहीं सामना कर सकते हैं, तो चलो बेमेल गठबंधन करते हैं, बेउसूल गठबंधन कर सकते हैं, तब ये देश की जनता को कुछ बातें याद करानी जरूरी पड़ जाए। अच्छा, लेकिन बात ये है कि चलिए हम अरविंद केजरीवाल पर भी आएंगे। जो विपक्ष कह रहा है कि हमारी तो 24 पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन तो 36 पार्टियों का है, तो फिर नरेंद्र मोदी अकेले कैसे हुए? नहीं, तो हमारा गठबंधन कोई आज थोड़ी होने जा रहा है। ये लोग जो गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना अंतर्द्वंद है कि पटना में बैठते हैं, शरद पवार जी बैठे हैं, शरद पवार जी भी जैसे ही वापस लौटे भी नहीं कि पूरी पार्टी नीचे से निकल गई, अकेले शरद पवार जी बच गए। इसका मतलब कि जो लोग मिल रहे हैं उनकी पार्टी के लोग भी मिलना नहीं चाहते, उनके कार्यकर्ता तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि अगर किसी को लगेगा आज शरद पवार जी किस कारण कांग्रेस से अलग हुए, और अगर आप फिर वहीं जाएंगे तो जो महाराष्ट्र का कार्यकर्ता, उसने तो बता दिया, कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपका भतीजा, आपका सबसे मजबूत जो नेता था प्रफुल्ल पटेल जी, तो ये बताता है कि इन लोगों का जो मिलन है ये केवल विपक्ष को ही नहीं दिख रहा है कि ये बेमेल है, इनके लोगों को भी दिख रहा है कि ये बेमेल है। इसलिए देश की जनता के मंतव्य को समझना होगा। एनसीपी के पूरे धड़े का अलग हो जाना, वो बिना जनता का मन देखे हुए थोड़ी गए होंगे। तो देश की जनता के सामने ये जो चरित्र है इनका, वो बड़ा हास्यास्पद हो गया है। बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, वो जैसे कल था आज और बढ़ा हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप, लगभग 38 दलों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और आज देखना इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए, हम बीजेपी है, हम 303 सीट आए, फिर भी हमने गठबंधन धर्म नहीं छोड़ा। ये तो एक दिन मीटिंग के बाद ही जो भाषाएं बोलते हैं
वो राजनीति में कोई अपेक्षा नहीं रखता। अच्छा, आपने कहा कि कई सारे कांग्रेस के नेता भी आपसे बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर के। ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर है वो कांग्रेस ने कहा है कि अध्यादेश का वो समर्थन करेगी। गठबंधन में मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तो ये किस तरीके की गुफ्तगू है? क्या पीछे से क्या कोई आपसे कांग्रेस के नेता शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, जैसे कल हमने एक ट्वीट किया ना, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी सीबीआई कुछ नहीं, इस सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इस सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, तब पता चलेगा कि ये ईडी सीबीआई क्या होती। हम सोचे यार, एक फिर भी हो सकता है कि नहीं, सोनिया गांधी जी को गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप जो भाषा बोलते, तो हमने उसको ट्वीट किया। मुझे कई कांग्रेस के लीडर्स फोन किए और बोले कि यार ये कहाँ से मिला, ये ओरिजिनल है क्या? हमने कहा देखो, सबको भूलने की परेशानी है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, देख लो। फिर पूरा मैंने वहां का लिंक दे दिया। तो जो सूत्र बताते हैं ना कि देखिए कांग्रेस वगैरह तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा जगह ले जाके समाप्त करेगी राजनीतिक रूप से कि इनको जितनी गालियां दिए हैं, जितने लोगों को भ्रष्ट बताए हैं, जितने लोगों को नीचा दिखाए हैं, मुझे लगता है जो सूत्र बता रहे हैं ना कि ये बहुत बुरी जगह जा करके और इनके राजनीतिक पतन तक पहुंचने वाले हैं, ऐसा लोगों की बातों से लग रहा है, प्रमुख लोगों की। अच्छा, ये बात भी है कि आप बाढ़ में भी अभी बहुत दिनों तक लगातार एक्टिव रहे, और आपने देखा भी, आपने लगातार उसमें कहा भी कि सरकार की जो कमियां थी उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। आपका तो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से था। क्या आपने लगा, क्यों कई बार होता है कि आपका बतौर सांसद आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रहा, कहाँ कमी रही, किस तरीके से आप बाढ़ के पूरे जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं? ये जो बाढ़ का पानी अभी घरों में घुस गया, खासतौर से ये सिविल लाइंस एरिया में, जमुना बिहार में, इसका सीधा सीधा ये दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, इसके लापरवाही से हुआ। देखिए, आपको मैं 4 बिंदु बताता हूं। नदी की हर 10 साल में ड्रेजिंग होनी चाहिए। मिट्टी आती है, इकट्ठा हो जाती है, टापू जैसा हो जाता है, फिर वो उस पे घास, पेड़, फल फूल लगने लगते हैं, तो वो तो इतना हो जाता है कि तलहटी ऊपर आ गई तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो फेंकेगा कहीं ना कहीं। हर 3 साल में डीसिल्टिंग होनी होती है। वो पानी जो आता है और गाद के रूप में कहीं हो जाता है, तेज पानी आएगा, थोड़ा बहता भी है, इधर से उधर जाता है। आप 3 साल से डीसिल्टिंग नहीं किए हैं। जब नदी की तलहटी ऊपर आ गई तो पानी जितना आता है उससे बहुत कम आने में भी वो घरों में घुसेगा। आपको मैं एक डेटा देना चाहता हूं कुणाल जी, 2019 में 8.5 लाख क्यूसिक पानी आया है जमुना जी में, बाहर नहीं आया। लेकिन इस बार मात्र 3.5 लाख क्यूसिक पानी आया है और पानी घरों में घुस गया। सवाल उठता है कि इसके पहले जो बाढ़ नियंत्रण दिल्ली का है उसकी मीटिंग हुई क्या? अपेक्स मीटिंग बोलते हैं उसको, अपेक्स तो मेंबर हैं, हम भी मेंबर है, तो हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं। 3 साल पहले मीटिंग हुई थी, उस 3 साल पहले वाली मीटिंग में इन्होंने हमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, चलो मीटिंग तो हुई। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आपने मीटिंग भी नहीं किया? जब आप मीटिंग नहीं करेंगे तो आने वाले खतरे से आप कैसे लड़ेंगे? और उस ऊपर से आपका तो आज तक पे मैं आप लोगों के चैनल पे देखता हूं मौसम विभाग की रिपोर्ट, आप तो चाहें तो आज के 1.5 महीना बाद का रिपोर्ट ले सकते हैं, किस दिन पानी बरसेगा, कितना पानी बरसेगा। और आप अरविंद केजरीवाल जी मजाक करते हैं दिल्ली के साथ, और जब पानी आ जाता है तब आके कहते हैं बाढ़ आ गया जी, बाढ़ आ गया। अजीब से, मतलब जोकर की तरह आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में आज स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली के लोग आपकी असफलताओं से खुद को संकट में फंसा हुआ देख रहे हैं। इन 4-5 बिंदुओं को देख लीजिए और फिर ये ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं।
आपके चैनल पे भी देखा, हथनी कुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़ रही है हरियाणा की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी, आप कहां से पढ़े हैं? हथनी कुंड बैराज जैसा बैराज है, वैसा ही बैराज है वजीराबाद बैराज आपके दिल्ली में। अगर हथनी कुंड बैराज पे पानी रोका जा सकता था तो कम से कम आप वजीराबाद बैराज पे रोक के दिखा देते, वो तो आपके अंडर में है। अब इनको कौन बताए कि पानी को रोकना और छोड़ना तब होता है जब पानी कम होता है। बैराज होते हैं, पानी कम हो तो उसको हम थोड़ा सा रोकेंगे, तो रोकने के बाद छोड़ेंगे तो एक लेवल पे जाने के बाद वो गिरेगा, या कुछ हम खोलेंगे तो आगे का पानी जाएगा। वजीराबाद बैराज पे हमेशा 2 गेट खुला रहता है और लगभग 10 गेट बंद रहते हैं, तब जाके सोनिया विहार वाला इलाका जहां हम वाटर स्पोर्ट्स भी कर पाते हैं। अब बाढ़ में आप काम नहीं कर पाए तो दोषारोपण कर रहे। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस संकट के खुद ही कारण हैं और बड़ी निर्ममता से वो लोगों को अपने हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारा जैसा व्यक्ति कोई गया, लोगों के दर्द सुनता है, उनको मुआवजा की मांग करता है, तो मुआवजा क्या देते हैं? 10,000 रुपया पर प्रति परिवार। भैया 10,000 रुपया में किस परिवार का इस बाढ़ का नुकसान पूरा हो जाएगा? आप सिविल लाइंस में जाइए, सिविल लाइंस में तो बहुत बड़े बड़े घरों में पानी घुस गया, गाड़ियां जहां की तहां डूब गईं, लोग किस तरह बोट से जान बचा के भागे। तो इन बिंदुओं पे मैंने लोगों का ध्यान खींचा है और इन सारी चीजों में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाढ़ नियंत्रण फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी के तहत आता है। उसके बाद भी अमित शाह जी को एनडीआरएफ भेजनी पड़ती है, मनोज तिवारी को लोगों को नीचे से निकाल करके बाहर लाना पड़ता है, हमें जाकर के उनके कैंप में पंखा देना पड़ता है, हमें उनके लिए भोजनालय चलाना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार बीजेपी साजिश कर रही थी दिल्ली को डुबाने के लिए। हरियाणा यूपी को नहीं डुबाना चाहती थी, दिल्ली को डुबाने के लिए पूरी साजिश थी और उसी साजिश से दिल्ली में बाढ़ आई है और कोई वजह नहीं। ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की है जो उनके मुंह पे कालिख पुती है, उसको छुपाने के लिए। हरियाणा तो लगातार दिल्ली को पानी दे रहा है साहब, हरियाणा लगातार दिल्ली के लिए कई बार छठ-वठ आता है तो पानी बढ़ाता भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे प्राणी से हम अपेक्षा इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दिल्ली अच्छी तरह उनके चेहरे को पहचान रही है और बाकी आने वाले समय में पहचान भी जाएगी। अध्यादेश को लेकर के आखिरी सवाल, क्योंकि 2 चीजें हैं, संसद का सत्र आने वाला है, बाढ़ को भी आप लोग जरूर उठाएंगे क्योंकि मसला बहुत गंभीर है, ऐसा इतिहास में नहीं आया और कई लोगों को परेशानी हुई, तो संसद में निश्चित तौर पर आप शायद बाढ़ के भी इशू को उठाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा अध्यादेश का, जो अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं अरविंद केजरीवाल और अब विपक्षी दलों को एक भी करने के लिए जुटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये दो बिंदु हैं संसद में, उसको लेकर के आपको कामयाबी मिलेगी आगे? मुझे नहीं लगता कोई भी अरविंद केजरीवाल के इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी खड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि अध्यादेश का विरोध क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के? अरे शीला दीक्षित जी इसी सिस्टम के साथ काम करी, मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी, ये सभी लोग किसके तहत काम करते रहे? और अरविंद केजरीवाल का किससे नहीं झगड़ा हुआ? ये विनय कुमार सक्सेना जी हैं, इनसे तो खैर सारी मर्यादाएं ही वो भूल गए, लेकिन आप याद करिए अनिल बैजल जी का, उनके घर में यही लोग सोफे पे लेटे हुए थे ना। किस मर्यादा की बात करेंगे ये लोग? इसके पहले नजीम जंग साहब थे। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एलजी ही गलत है। आप भ्रष्टाचार करें और एलजी चुप रहे तब तो वो ठीक, आपका भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाता है, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तब फिर एलजी गलत हैं। हमें अध्यादेश नहीं लाना चाहिए, हमें वही अधिकारी चाहिए जो हमारे भ्रष्टाचार को ओवरलुक करे।
तो ये नरेंद्र मोदी जी के रहते संभव नहीं है। तो लगता है कि अब भ्रष्टाचार पर आप अध्यादेश के जरिए कम से कम जो कानून बन जाने की संभावना है, या उसको बिल के फॉर्म में आप लाएंगे, कानून बना करके लगाम लगा लेंगे? हम तो सिर्फ जो व्यवस्था चल रही है उसी को कायम रखने के पक्षधर हैं। जो यूनियन टेरिटरी का नियम है कुमार कुणाल जी, हम वही चाह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें सर्विसेज में थोड़ी अस्पष्टता आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैरा 92 में कहा। केंद्र चाहे तो संसद में कानून बना सकती है, संसद चल नहीं रही थी, अध्यादेश ऐसे में लाया जाता है, संसद में पास कर लिया जाएगा। चलिए, कई सारे बिंदुओं पर लगातार हमारे साथ बात करते हुए मनोज तिवारी जी ने बड़ा बेबाक तरीके से कहा कि क्यों अरविंद केजरीवाल सरकार बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, और साथ ही साथ जो अध्यादेश और विपक्षी एकता मीटिंग चल रही है उसको लेकर के भी बिल्कुल स्पष्ट नजरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली तक और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बात करने के लिए।